हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। देखिए, अ शेयर में बी अंडरस्टूड एज अ यूनिट ऑफ कैपिटल। तो शेयर क्या है? एक कैपिटल की यूनिट है ना। और एनी ऑफ द इक्वल पोर्शंस इनटू विच द शेयर्स कैपिटल ऑफ कॉर्पोरेशन इज डिवाइडेड, है ना। या फिर एक इक्वल, एक समान भाग है ना। इक्वल प्रोपोर्शंस हैं जिसमें कंपनी की शेयर कैपिटल क्या है? डिवाइडेड है, ठीक है। एंड ओनरशिप ऑफ विच इज एविडेंस्ड बाय अ शेयर सर्टिफिकेट। द शेयर ऑफ अ कंपनी gives a right to its holder to have an equal claim on the profits of the company, ठीक है। द शेयर ऑफ कंपनी गिव्स, देखिए जो कंपनी का शेयर है, कंपनी के शेयर होल्डर को ये राइट देता है कि वो कंपनी के प्रॉफिट्स में उनका जो है वो इक्वल पार्ट है, वो इक्वली क्लेम कर सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट में। एंड जो उनकी लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, है ना, कंपनी के लॉस और कंपनी के डेट के लिए, वो भी इक्वल लाइबिलिटी है, ठीक है। तो सपोज करिए किसी मेंबर के पास कंपनी के 5,000 के शेयर हैं और किसी के पास 10,000 के शेयर है ना। तो ये कंपनी के पास शेयर्स हैं, सॉरी, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उनके पास ये शेयर्स हैं कंपनी के। तो वो कंपनी के प्रॉफिट्स में क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं, है ना। और कंपनी की अगर लाइबिलिटी होती है तो वो भी मेंबर की लाइबिलिटी मानी जाएगी। मतलब अगर कंपनी को कोई लॉस होता है, डेट होता है, तो भी इक्वल लाइबल होंगे। जैसे कि उनको प्रॉफिट में पार्ट मिल रहा है तो उनको लॉस या डेट में भी पार्ट मिलेगा फिर। ओके, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। बाकी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस बुक की थ्योरी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप हर एक चीज को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। एज पर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर। देखिए, दो तरीके के शेयर्स को, दो टाइप के शेयर्स को इशू किया जा सकता है। पहला है प्रेफरेंस और दूसरा है इक्विटी। ओके, प्रेफरेंस, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रेफरेंस का क्या मतलब है। कि ये जो शेयर्स, जिनके पास ये शेयर्स होते हैं, उनको दो टाइप की प्रेफरेंस होती है उन शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर्स, सेक्शन 43B, preference shares it one which carries the following two rights. First, they have a right to receive dividend at a fixed rate before any dividend is paid on the equity shares. They have a right to receive dividend. तो उनको ये राइट होता है, जिनके पास ये प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उन शेयर होल्डर को ये राइट होता है कि उनको जो डिविडेंड दिया जाएगा वो फिक्स्ड रेट से दिया जाएगा, डिविडेंड, है ना। और वो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले दिया जाएगा। और दूसरा, ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी खत्म हो रही होती है तो उनको दे हैव द राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल, है ना। तो कंपनी की जो कैपिटल है, सॉरी, जो कैपिटल है वो उनको वापस की जाएगी बिफोर एनीथिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। सपोज करिए कंपनी बंद हो रही है, खत्म हो रही है ना। तो कैपिटल की जो वापसी होगी वो इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने से पहले की जाएगी, ठीक है। मतलब इनको डिविडेंड का राइट होता है फिक्स्ड रेट का, और रिटर्न ऑफ कैपिटल का राइट होता है ना, पहले। इनको प्रेफरेंस दी जाती है इन दोनों चीजों में। सो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव राइट टू वोट। देखिए देखिए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं स्टूडेंट्स, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता कंपनी में नॉर्मली। However, they have the right to vote on any resolution meant for winding up of the company or for the reduction of share capital, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर नहीं होते हैं, ठीक है। कंपनी के रियल ओनर इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के कस्टमर माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बताई नहीं होंगी, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ एरियर ऑफ डिविडेंड, तो एरियर ऑफ डिविडेंड के बेस पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो मैं आपको बता दूं कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका डिविडेंड जो है वो क्यूमुलेट होता रहता है, मतलब संचित होता रहता है, जुड़ता रहता है। इन केस अगर इनके शेयर होल्डर्स को किसी एक ईयर में डिविडेंड पे नहीं किया गया है तो नेक्स्ट ईयर में
है ना, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, पिछले साल का डिविडेंड पे किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द होल्डर्स ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स हैव द राइट टू रिसीव एनी अनपेड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर। किसी भी पिछले साल का अनपेड डिविडेंड रिसीव करने का राइट होता है बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, है ना, आर पेड देयर क्लेम ऑन डिविडेंड। दूसरा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके शेयर होल्डर को ऐसा अनपेड डिविडेंड रिसीव करने का राइट नहीं होता। द होल्डर्स ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव द राइट टू रिसीव एनी अनपेड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड देयर क्लेम ऑन डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर इन प्रॉफिट्स। देखिए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स these carrying an exclusive right to preference shareholders। देखिए, ये एक्सक्लूसिव राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, as mentioned in the article of association, to participate in the surplus profit। ये सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट है। अगर इन केस कंपनी को कभी सरप्लस प्रॉफिट होता है ना, मतलब जितना प्रॉफिट सोचा गया था उससे ज्यादा का प्रॉफिट अगर हो जाता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट जो है इन प्रेफरेंस शेयर्स को होता है, शेयर होल्डर्स को होता है। इफ एनी आफ्टर डिविडेंड एट अ फिक्स रेट हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। देखिए, अगर कोई डिविडेंड मतलब फिक्स रेट से पे किया जा चुका है इक्विटी शेयर होल्डर को, और उसके बाद अगर कुछ सरप्लस प्रॉफिट बचता है, तो उस पे पार्टिसिपेट करने का राइट इनको होता है ना। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी टू सच शेयर होल्डर्स आर एंटाइल्ड टू रिसीव अ प्रीडिटरमाइंड परसेंटेज ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। ठीक है, once equity share have been paid their dues। so I hope आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना, इजी लिखा गया है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जिनको जो है सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता, तो सच प्रेफरेंस शेयर्स कैरी ओनली अ फिक्स रेट ऑफ क्लेम ऑन डिविडेंड। ठीक है, मतलब डिविडेंड का राइट तो है विदाउट एनी स्पेशल राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट इन एनी ईयर, है ना, और इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स आर जनरली नॉन पार्टिसिपेटिंग अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली स्टेटेड। जब तक बोला ना गया हो तो ये कैसे माने जाते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग ही माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं? व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स कैरिंग एन ऑप्शन, जब प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को ये ऑप्शन है कि उनको कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में एट द विल, है ना, और डिजायर ऑफ द होल्डर, मतलब शेयर होल्डर की अपनी मर्जी है कि वो इसको कन्वर्ट करना चाहता है इक्विटी शेयर्स में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जब शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो नॉन कन्वर्टिबल है। व्हेन द राइट टू कन्वर्ट ऑफ preference shares into equity shares is missing, है ना, those preference shares are regarded as non-convertible preference shares। usually preference shares are non-convertible, है ना, non-convertible ही होते हैं जब तक कि क्वेश्चन में बोला ना गया हो। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। देखिए, रिडम्पशन का मतलब क्या है, पेमेंट करना, किसी चीज को पूरी तरीके से रिडीम कर देना। Redeemable preference shares, those shares which can be redeemed during the lifetime of the company after a definite duration। देखिए, किसी डिफाइनाइट ड्यूरेशन के बाद कंपनी की लाइफ टाइम में, मतलब वो रिडीम हो सकते हैं, जिनकी पेमेंट की जा सकती है ना, वो क्या है, वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस लेट डाउन इन द कंपनीज एक्ट, एंड दोज एट द टाइम ऑफ इशू आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स माने जाएंगे। दूसरा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब जिनकी रिडम्पशन नहीं की जा सकती, जिनकी पेमेंट नहीं की जा सकती इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, या कंपनी के लाइफ टाइम में जो रिडीम नहीं होते। देखिए, द शेयर्स विच आर, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो शेयर्स आपके सिर्फ कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम ही रिडीम हो सकते हैं। तो थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया। देखिए, मतलब जो शेयर्स कंपनी की लाइफ टाइम में रिडीम नहीं हो सकते, है ना, यानी कि जो शेयर्स सिर्फ और सिर्फ कंपनी की वाइंडिंग अप के केस में ही रिडीम होंगे, मतलब जब कंपनी खत्म हो रही होगी तभी उनकी पेमेंट की जा सकती है ना, कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान उनकी पेमेंट नहीं की जा सकती, है ना, एंड नॉट रिफंडेड एट एनी टाइम, और इससे पहले एनी टाइम बिफोर, सो आर नोन एज अ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट परमिट इशू ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो आपके इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं,
उनको क्या नहीं किया जा सकता, उनको इशू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स थे। उसके बाद नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स, है ना, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, देखिए, एंड इक्विटी शेयर्स में सिंपली बी डिफाइंड, देखिए, एज अ शेयर विच इज नॉट प्रेफरेंस, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, बट ऑर्डिनरी इन द कोर्स ऑफ फर्म्स बिजनेस and does not enjoy any special rights in the payment of dividend and repayment of capital in the time of winding up of the company। देखिए, जब कंपनी खत्म हो रही होती है तो इनको ऐसा कोई भी स्पेशल राइट नहीं होता कि किसका, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का और पेमेंट ऑफ कैपिटल का। ठीक है, बट कैरीज वोटिंग राइट, पर इक्विटी शेयर होल्डर को स्टूडेंट वोटिंग राइट होता है ना, एंड सिक्योर्स इट्स होल्डर राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस, और ये कंपनी के डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए ये देखिए इनके पास वोटिंग राइट है स्टूडेंट्स, देखिए, है ना। और दूसरा, कंपनी की जो भी डिसीजन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए ये कंपनी के रियल ओनर माने जाते हैं। ठीक है, ये कंपनी के रियल ओनर माने जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है आगे, देखिए इसके फीचर्स लिखे गए हैं यहाँ पे। owned capital, equity shares capital is considered as owned capital since it represents the funds collected from the shareholder who are truly considered as the owner of enterprises। तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू जो कैपिटल मतलब कलेक्ट कर होती है कंपनी को, है ना, उसको ओन्ड कैपिटल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो ही रियल ओनर हैं कंपनी के। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कस्टमर माना जाता है। डिविडेंड्स, कैरिंग द राइट टू रिसीव अ डिविडेंड, है ना, डिविडेंड रिसीव करने का राइट इनको होता है, बट ओनली व्हेन अ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा। एंड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के बाद ही इनको डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट है वोटिंग राइट एंड डिसीजन मेकिंग। एन इक्विटी शेयर्स होल्डर हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू वोट, attend meeting, participate in the decision making and inspect of books of account the company। देखिए, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको एक्सक्लूसिव राइट होता है वोटिंग राइट, मीटिंग अटेंड करने का राइट, डिसीजन मेकिंग का राइट, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट होता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर्स कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। बेनिफिट ऑफ राइट इशू, देखिए राइट इशू का क्या बेनिफिट है, यहाँ पे ध्यान से इस बात को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी शेयर्स holders enjoy the benefit of rights issue, which implies that when a company makes fresh issue of shares, shares are offered first to equity shareholder in the portion of their existing shareholding। तो देखिए राइट इशू का मतलब क्या है, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये राइट होता है ना, कि जब भी कंपनी नए शेयर्स को इशू करेगी, फ्रेश और इशू ऑफ शेयर होगा, नए शेयर इशू होंगे, तो सबसे पहले जो शेयर्स इशू किए जाएंगे वो किसको किए जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को, है ना, जो भी उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग होगी कंपनी में, उसके प्रोपोर्शन में इनको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर किए जाएंगे शेयर्स, कौन से, नए शेयर्स, एंड समटाइम्स इवन एट डिस्काउंट, और डिस्काउंट में भी किए जा सकते हैं। ठीक है, इन केस प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स डिक्लाइन टू टेक अप शेयर ऑफर, देखिए अगर जो शेयर ऑफर किए गए हैं नए शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को, उनको लेने से अगर ये मना कर देते हैं तो द सेम आर इशू टू अदर्स, तो वो किसी और को इशू किया जा सकते हैं, पब्लिक को इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट इशू है, राइट इशू, बेनिफिट ऑफ राइट इशू, मतलब नए शेयर, फ्रेश शेयर सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में इशू किए जाएंगे। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ बोनस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज विच मेक ह्यूज प्रॉफिट, देखिए ऐसी कंपनी जिसने बहुत प्रॉफिट कमाया है, इशू बोनस शेयर टू द इक्विटी शेयर, दो इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू कर सकती है आउट ऑफ देयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपका वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, एक्यूमुलेट का मतलब है जो कई सालों से इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, उसमें से बोनस शेयर इशू कर सकती है। दीज शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इशू करेंगे, एंड इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल एप्रिसिएशन, although the nominal or par value of equity shares is fixed, देखिए जो शेयर की, इक्विटी शेयर की जो पार वैल्यू होती है, जो नॉमिनल वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, वो फिक्स होती है। ठीक है, मतलब कोई शेयर अगर 10 रुपए का है उसकी फेस वैल्यू, तो वो फिक्स्ड होगी। ठीक है, देयर
देयर आर कांस्टेंट फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू। देखिए, और मार्केट वैल्यू में जो है वो कांस्टेंट फ्लक्चुएशन होती है, मतलब प्राइस ऊपर नीचे जाता है, एट विच दे आर बॉट और सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट। तो आपको पता होगा कि शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है ना, नीचे आ रहा है, ऐसी बातें आपने सुनी होगी कि शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ गया, अप डाउन हो गया, ये वो बात है। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। तो जो शेयर की मार्केट वैल्यू वो किससे रिलेटेड है? कंपनी की प्रॉस्पेरिटी, कंपनी की समृद्धि और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से, ठीक है। सो द शेयर होल्डर कैपिटल एक्सपीरियंस कैन इंक्रीज थ्रू एन एप्रिसिएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड वाइस वर्सा। तो द शेयर होल्डर कैपिटल, जो शेयर होल्डर की कैपिटल है वो कैसे बढ़ेगी? अगर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी शेयर की, तो शेयर होल्डर्स के पास जो मतलब जो कैपिटल है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। द शेयर होल्डर्स कैपिटल एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज थ्रू एन एप्रिसिएशन इन मार्केट वैल्यू। आई होप आपको शेयर होल्डर कैपिटल बढ़ जाएगी अगर उसकी मार्केट वैल्यू, शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। अगर शेयर की मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है तो शेयर होल्डर्स कैपिटल जो है डाउन हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसका डिफरेंस है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, राइट टू डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर्स को जो है डिविडेंड को रिसीव करने का राइट है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, है ना, प्रेफरेंशियल राइट है। और ऐसा कोई प्रेफरेंशियल राइट जो है इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं होता, है ना। इनको डिविडेंड की पेमेंट जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड परसेंटेज रेट एंड दस अ फिक्स्ड अमाउंट इज रिसीव्ड ईयर आफ्टर ईयर। तो जो आपको प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, उनके ऊपर रेट ऑफ जो डिविडेंड दिया जाता है फिक्स रेट से दिया जाता है, ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इक्विटी शेयर्स पे कोई भी फिक्स्ड रेट नहीं होता परसेंटेज का, ठीक है, कोई नो फिक्स परसेंटेज होती है शेयर्स के ऊपर। डिविडेंड वेरीज, और जो डिविडेंड होता है वो वेरी करता है, और यहाँ पे फिक्स होता है। किस पे? प्रेफरेंस में फिक्स है और इक्विटी शेयर्स में फिक्स नहीं है। assured income generate guaranteed income at regular intervals और no guarantee of income, है ना। यहाँ पे इनकम की कोई गारंटी नहीं होती, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स में इनकम की गारंटी होती है। वोटिंग राइट, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता, बट स्पेशल केस में वोटिंग राइट होता है, ये मैंने बात आपको ऊपर बताई है। और इक्विटी शेयर्स को एक्सक्लूसिव राइट है, वोटिंग राइट, है ना, इनको वोटिंग राइट दिया गया है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट में, और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स को, जबकि डिसीजन मेकिंग में और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है इक्विटी शेयर्स को। रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एज पर द कंडीशन एंड टर्म्स एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है। तो इनकी रिडम्पशन की जा सकती है कंपनी के लाइफ टाइम में। ये और जो इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम, ये रिडीम नहीं भी हो सकते हैं कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान, बट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। तब मतलब कंपनी खत्म होने, जब कंपनी खत्म हो रही होगी उस केस में इनकी रिडम्पशन की जा सकती है, ठीक है। Refund of capital. The preference shares capital is repaid before equity capital is paid in case of winding up of company. Suppose करिए कंपनी खत्म हो रही है, बंद हो रही है, तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल पहले वापस की जाएगी इक्विटी कैपिटल से पहले। द इक्विटी शेयर कैपिटल इज रीपेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। मतलब इसकी कैपिटल इक्विटी शेयर्स की बाद में वापस की जाएगी, पहले प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल वापस की जाएगी। रिस्क, इसमें रिस्क कम होता है प्रेफरेंस शेयर्स में, जबकि इसमें मैक्सिमम रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है इक्विटी शेयर्स में। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा डिफरेंस, है ना। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।